नंबर 1, अपनी स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट को बेचना जब वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होने लगती है। दिस इज नॉट द टाइम टू सेल। जैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है, मार्केट गिर जाता है या कुछ भी हो, यू डोंट पैनिक। आपको होल्ड करके रखना है अनलेस यू हैव स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव कि ये इन्वेस्टमेंट अब बेकार हो चुकी है। लेकिन अगर फंडामेंटल्स अभी भी सही है तो मार्केट न्यूज पे या मार्केट की शॉर्ट टर्म रिएक्शन पे आपको अपना इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट या बेचना नहीं है। दिस इज अ क्लासिक मिस्टेक जो नए इन्वेस्टर्स करते हैं कि जैसे ही आपका थोड़ा सा लॉस दिखना शुरू हो गया, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, बोलते हैं भैया यहां से निकलो, पैसे बचाओ। नॉट द राइट अप्रोच। नंबर 2, आपके अंकल आपको बोलते हैं दोस्त वारिकू टेक का स्टॉक खरीद ले, आज ₹1.20 का है, कल ₹2 का होने वाला है, पैसे दुगने रातों रात। एंड आप कर लेते हैं। स्टॉक टिप्स पे रिएक्ट करना एक नए इन्वेस्टर की फितरत होती है, क्योंकि उन्हें तो लगता है कि कोई तरीका है जिससे जल्द से जल्द सबसे कम रिस्क लेके पैसे बन सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है। ये याद रखिए कि अगर आपको एक स्टॉक टिप मिल रही है, मोस्ट लाइकली पूरी दुनिया को वही सेम स्टॉक टिप मिल रही है। दैट मीन्स आपकी इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके पास नहीं, पूरी दुनिया के पास है, एंड वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उस इन्वेस्टमेंट में प्राइस हो चुकी है, व्हिच मीन्स यू विल नॉट मेक एडिशनल मनी थ्रू दैट इन्वेस्टमेंट। नंबर 3, इसी के चलते इजी मनी के ट्रैप में फंस जाना। आपको कोई कॉल करके बोलता है कि इस चिट फंड में पैसे डाल दीजिए, रातों रात दुगना। वो रियल एस्टेट की दुकान खरीद लीजिए, रातों रात दुगनी। वहां इन्वेस्ट कर दीजिए, मिल जाएगा। वो टिम्बर फैक्ट्री, वो पता नहीं कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, यहां कहीं क्रिप्टो। यू फॉल फॉर इजी मनी एंड द रियलिटी इज कि लॉटरी के अलावा कोई भी आसान पैसा इस दुनिया में नहीं है, एंड लॉटरी भी लक का गेम है, उसको आप रिपीट नहीं कर सकते। व्हाट यू वांट टू डू एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर इज पैसे इस ढंग से कमाएं कि आपको पता चलता है कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, बार बार, हर बार। एंड एक नया इन्वेस्टर हमेशा ये गलती करता है कि वो आसान पैसे के पीछे भागकर गलतियां करता है, एंड उन्हें लगता है कि ये करना ही नहीं चाहिए, एंड देन दे विड्रॉ एंड स्पॉइल देयर मनी। मत करिएगा। नंबर 4, डू नॉट अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप विद मनी। हर एक इंसान का पैसे के साथ एक रिश्ता है। वो रिश्ता कैसे बना है? वो रिश्ता ऐसे बना जैसे आप बचपन में पैसे के साथ बड़े हुए या नहीं, पैसे आपके माँ बाप ने कैसे आपको समझाएं या नहीं, आपने कैसे अपने माँ बाप को पैसे के साथ देखा या नहीं, कैसा शुरू में आपका पैसे के साथ अनुभव रहा। ऑल ऑफ दैट डिटरमिन्स कि आपका पैसे के साथ क्या रिश्ता है। क्या आप पैसे के पीछे भागते हैं, या आप पैसे को ठोकर मारते हैं, या आप पैसे के बियॉन्ड जाते हैं। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन टू हैव। ये कोई और आपके साथ नहीं कर सकता, कोई और आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये खुद का एक रिश्ता है जो आप पैसे के साथ बनाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी होता है कि पैसे की मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है, क्यों वो अहमियत है, एंड उसके लिए मैं क्या करने के लिए तैयार हूं। एंड अंटिल यू डोंट डू दैट, यू विल ऑलवेज मेक द मिस्टेक कि किसी और के पैसे की फितरत को देख के आप उसको खुद का बना देते हैं। अ गुड एग्जाम्पल, मैं पैसे के बिना पला बढ़ा। हमारे घर में कभी पैसा नहीं था, हमेशा तंगी थी, कर्ज में ही डूबे रहते थे। लेकिन उसके चलते मेरे को पैसे पे इतना गुस्सा आता था कि मैंने ये ठान ली कि कभी भी मैं पैसे का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं पैसे के बियॉन्ड जाऊंगा। एंड इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने पैसे के पीछे कभी भी अपने डिसीजंस नहीं लिए, क्योंकि मुझे पता था कि जो भी हो जाए मैं भूखा नंगा नहीं मरूंगा, जो भी हो जाए मैं कभी सड़कों पे नहीं आऊंगा। मेरे में इतनी क्षमता है, इतना अकल है, और इतना माँ बाप ने वैल्यूज, लव, एजुकेशन के साथ पलाया बढ़ाया है कि उनका, परिवार का, खुद का मैं ख्याल रख सकता हूं। So what it did was कि मैं पैसे के पीछे नहीं भागता था, and I then make my investments in a way कि मुझे अच्छा लगता है पैसे कमाना, लेकिन मैं पैसे कमा के क्या करता हूं वो मुझे नहीं पता। तो I will invest in crypto, I will invest in startups, I will invest in even very high risk, high volatile mutual funds, small caps, mid caps। मैं ट्रेडिशनल नहीं खेलता, मैं सोना नहीं खरीदूंगा, मैं एफडी नहीं करूंगा, मैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं खरीदूंगा, मैं प्रोविडेंट फंड में पैसा नहीं डालूंगा, मैं रियल एस्टेट में भी नहीं डालूंगा। आई विल प्ले द हाई रिस्क गेम। लेकिन अगर आपको ऐसा लगेगा कि यार अंकुर वारिकू ये कर रहे हैं, मुझे भी ये करना चाहिए, देन यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, क्योंकि आपका पैसे के साथ तो रिश्ता है, वो मेरे जैसा नहीं है। इट मे बी वेरी डिफरेंट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। नंबर 5, बाइंग स्टॉक्स जो हाइप पे चलते हैं। मेरा एक दोस्त था अखिलेश बाली, वो इन स्टॉक्स को भाई स्टॉक्स बुलाता है।
द बेस्ट एग्जाम्पल दैट वी हैव ऑफ दीज बाय स्टॉक्स इज टेस्ला। हमने इतना टेस्ला खरीदा हुआ है हम दोनों ने कि मुझे लगता है एलॉन मस्क ना भाई है एकदम, वो रॉक स्टार है, वो करेगा, कोई बुनियाद नहीं है इसकी। इट्स नॉट दैट हमने फंडामेंटल्स देखे हैं, इट्स नॉट दैट हमें कुछ ऐसा पता है जो पूरी दुनिया को नहीं पता है, हम बस भाई पे पैसे लगा रहे हैं। एंड देयर आर सो मेनी पीपल दैट डू दैट इन इंडिया, लेट्स से रिलायंस। अगर आप पूछेंगे, एंड आई सॉ अ ट्वीट रिसेंटली कि अगर आप एक ही स्टॉक में 100% अपना पैसा डालेंगे तो वो कौन सा होगा? एंड आई थिंक 60% रिस्पॉन्सेस वर रिलायंस। क्यों? किसी को नहीं पता। ऐसा नहीं है कि टाटा बुरा है, ऐसा नहीं है कि HDFC बुरा है, ऐसा नहीं है कि एशियन पेंट्स बुरा है, ऐसा नहीं है कि कोई और कंपनी है जो रिलायंस जैसी नहीं ग्रोथ दे सकती या उससे अच्छा नहीं कर सकती, लेकिन हमें रिलायंस पे एक भरोसा है बिकॉज समहाउ हमारे दिमाग में वो एक बाय स्टॉक बना हुआ है। एंड नॉट टू सजेस्ट कि हम मुकेश अंबानी पे पैसा डाल रहे हैं सो ऑन, बट इट इज अ फितरत ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स कि वो हाइप स्टॉक्स में पैसा डालते हैं, जहां हर एक इंसान उस स्टॉक के बारे में बात कर रहा है एंड हम भी उस बहती गंगा में बहने लगते हैं एंड वी लाइक चलो इसी में पैसा डालते हैं क्योंकि हर एक इंसान इसी के बारे में बात कर रहा है। गलत। नंबर 6, म्यूचुअल फंड्स खरीदना लेकिन NAV के बेसिस पे, तो जिसका ज्यादा NAV होगा वो ज्यादा अच्छा म्यूचुअल फंड है। गलत। म्यूचुअल फंड्स का NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू एक स्टॉक के स्टॉक प्राइस समान होता है, तो जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता है वैसे वैसे स्टॉक प्राइस भी बढ़ता है। सिमिलरली जैसे जैसे म्यूचुअल फंड का NAV बढ़ेगा वैसे वैसे म्यूचुअल फंड का ग्रोथ भी एस्टैब्लिश हो रहा है, लेकिन ज्यादा NAV का मतलब ये नहीं है कि वो बेटर ग्रोथ है। व्हाट यू हैव टू लुक एट इज हिस्टोरिकल रिटर्न्स, व्हाट यू हैव टू लुक एट इज अगर इंडेक्स स्टॉक है तो इंडेक्स एक्यूरेसी कितनी है, व्हाट यू हैव टू लुक एट इज कि कितना ज्यादा उनका AUM या AUM बोला मैंने, AUM, आई लव यू, यू लव मी, सॉरी वेरी जनरलिस्टिक स्टीरियोटाइप कर रहा था मैं। एनीवे, AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, इसका मतलब कितने लोगों ने कितने करोड़ इस म्यूचुअल फंड में डाले हुए हैं। अगर वो बड़ा है दैट्स अ गुड थिंग, अगर हिस्टोरिकल रिटर्न्स अच्छी हैं दैट्स अ गुड थिंग, अगर इंडेक्स एक्यूरेसी अच्छी है दैट्स अ गुड थिंग। NAV चाहे बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स अ बिग मिस्टेक व्हिच न्यू इन्वेस्टर्स मेक। नंबर 7, दूसरे लोगों की स्ट्रैटेजी दूसरे लोगों की स्ट्रैटेजी को कॉपी करना। ये मैंने अभी बताया, हर एक इंसान अपनी एक स्ट्रैटेजी लेके आ जाता है। हर एक इंसान बोलता है अरे मुझे पता है कि क्या करना चाहिए, ये स्टॉक खरीद लो, ये इन्वेस्टमेंट ले लो, वो रियल एस्टेट खरीद लो, वहां से सोना खरीद लो, ये कर लो, रातों रात करोड़पति। लेकिन वो स्ट्रैटेजी शायद आपके लिए काम ना करे। क्यों? क्योंकि आपका रिस्क प्रोफाइल अलग हो सकता है, आपके पैसे देने की क्षमता अलग हो सकती है, आपका होराइजन मतलब आप कितने टाइम तक इन्वेस्ट करेंगे वो अलग हो सकता है, एंड आपका रिस्क एपेटाइट अलग हो सकता है। ऑल ऑफ दीज कंबाइंड मेक इट वेरी क्लियर कि आप किसी और की स्ट्रैटेजी कॉपी ना करके उनकी स्ट्रैटेजी से इंस्पायर हो। आप उनकी स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करें कि वो क्यों काम करती है, कैसे काम करती है और किन सिचुएशंस में काम करती है, एंड डू दोस अप्लाई टू मी और नॉट। एंड इफ यस, प्लीज डू मोस्ट अबाउट इट, इफ नॉट चेंज इट, करेक्ट इट, एडिट इट, लेकिन खुद की एक स्ट्रैटेजी बनाइए which works for you। नंबर 8, बाइंग अ डिक्लाइनिंग स्टॉक। बहुत लोगों को लगता है कि स्टॉक जब गिर रहा होता है ना तो सस्ता हो रहा होता है, तो खरीद लो, खरीदते रहो। इनफैक्ट बहुत लोग ये बोलते हैं कि गिरते स्टॉक्स और खरीदने चाहिए क्योंकि वो कभी ना कभी तो बढ़ेंगे, लेकिन दोस्त वो किसी रीजन से गिर रहे हैं। अगर हर एक स्टॉक गिर रहा है देन दैट्स लाइक द मार्केट डिक्लाइनिंग, लेकिन अगर एक स्टॉक गिर रहा है एंड यू आर कंटिन्यूअसली बाइंग अ डिक्लाइनिंग स्टॉक, that may not be a smart thing to do। बहुत लोगों को लगता है सस्ते स्टॉक मतलब ज्यादा ग्रोथ। नए इन्वेस्टर्स खासकर ये गलती करते हैं। नॉट ट्रू, नॉट नेसेसरली ट्रू। अगर एक स्टॉक गिर रहा है देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, उस रीजन को समझने की कोशिश करिए। उस रीजन पे अगर आप बेट भी करना चाहते हैं तो प्लीज करिए, बट वंस यू अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल्स क्या है, मैनेजमेंट क्या है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, एंड ऑल ऑफ दैट में रिक्वायर अ लॉट ऑफ रिसर्च जो शायद आप नहीं कर सकते, देन द बेस्ट थिंग टू डू इज Don't ever buy a declining stock। नंबर 10, मुझे इतनी सारी ईमेल आती हैं कि अंकुर हम 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये है वो 20 म्यूचुअल फंड जिसमें हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या ये सही है? 20 म्यूचुअल फंड क्यों? इफ यू रियली आस्क मी, 3 म्यूचुअल फंड में ना एक पूरा अच्छा सा डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन सकता है, लेकिन बहुत लोग बहुत डिवर्सिफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर बहुत डिवर्सिफाई कर रहे हैं तो एक गिर गया तो दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा गिर गया तो तीसरा सही हो जाएगा। बट व्हाट यू फेल टू रिकॉग्नाइज इज
कॉमनैलिटीज बहुत होती हैं, बहुत ज्यादा, खासकर म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड आप 2-3 कंपनियों के ले लेंगे, लेकिन अगर आप उनको डबल क्लिक करके देखेंगे तो उनके पास वही स्टॉक होंगे जो दूसरे म्यूचुअल फंड में भी हैं। तो आप टेक्निकली उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारा पैसा दिए जा रहे हैं थ्रू द कॉस्ट और द फीस ऑफ इट। नॉट नीडेड। डिवर्सिफिकेशन इज स्मार्ट, लेकिन टू एन एक्सटेंट। नए इन्वेस्टर बहुत ज्यादा डिवर्सिफाई करते हैं। म्यूचुअल फंड के लिए मेरे 3 सजेशंस: 65% आप निफ्टी 50 के इंडेक्स में डालेंगे, विच इज अ लार्ज कैप, बहुत स्टेबल म्यूचुअल फंड। स्टेबल इन द सेंस कि ये बड़ी कंपनियां हैं, देश की टॉप 50 कंपनीज हैं, तो इनका अच्छा सा ग्रोथ मिलता रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। सो दैट मेक्स इट स्टेबल। 25% मिड कैप में डालेंगे, तो मिड कैप 100 इज अ इंडेक्स अगेन जो टॉप 100 ऑफ द मिडिल कैपिटलाइजेशन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। एंड देन अराउंड 15% डालेंगे आप स्मॉल कैप 100 में, जो कि टॉप 100 कंपनीज हैं इन द स्मॉल कैपिटलाइजेशन रेंज। थ्रू दिस यू एक्चुअली डिवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अच्छा सा आपको मिड और स्मॉल कैप से बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, लेकिन बहुत वॉलेटाइल होगा, तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप उसका रिजल्ट देखेंगे। शॉर्ट पीरियड में आपका निफ्टी 50 आपको अच्छे से कंसिस्टेंटली रिटर्न देता रहेगा, एंड दीज 3 विल गिव यू अ रियली नाइस हेल्दी 15 to 18% रेंज रिटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नंबर 11, इसका बिल्कुल उल्टा। बहुत इन्वेस्टर्स होते हैं जो पहली बार मार्केट में आते हैं और डिवर्सिफाई करते ही नहीं है, पूरा का पूरा पैसा टाटा में, HDFC में, रिलायंस में, टेस्ला में। गलत, बिकॉज यू पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये कहां की समझदारी है? What you have to do is spread the risk, and यही सब चीज हर एक एसेट क्लास के लिए है। अगर आप अपना पूरा पैसा एफडी में डाल रहे हैं, आप बेवकूफ है। अगर आप अपना पूरा पैसा सोने में डाल रहे हैं, आप बेवकूफ हैं। अगर आप अपना पूरा पैसा रियल एस्टेट में डाल रहे हैं, आप बेवकूफ हैं, क्योंकि अलग अलग एसेट क्लास अलग अलग ढंग से पेश आती है, उनके अलग रिटर्न होते हैं, अलग रिस्क होते हैं। सो यू शुड डिवर्सिफाई एंड डोंट मेक द मिस्टेक कि मैं सिर्फ एक चीज जो समझता हूं उसी चीज में अपना पूरा पैसा डाल दूंगा, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग दैट आई एम विलिंग टू डू। रॉन्ग अप्रोच। नंबर 12, मार्केट को बीट करने की कोशिश करना। वो मार्केट कुछ भी हो सकती है, रियल एस्टेट मार्केट हो सकती है, स्टॉक मार्केट हो सकती है, म्यूचुअल फंड मार्केट हो सकती है। तो एक बेसलाइन रिटर्न यूजुअली एस्टैब्लिश होता है। लेट्स टेक एफडी। एफडी का बेसलाइन रिटर्न, आई वुड आर्ग्यू एसबीआई जो भी एफडी रिटर्न दे रहा है वो मेरे लिए एक बेसलाइन रिटर्न है, क्योंकि एसबीआई एक गवर्नमेंट बैंक है, सबसे लार्जेस्ट बैंक है, तो उसका एफडी रिटर्न जो है ना, वो मेरे हिसाब से क्लोजेस्ट टू रिस्क फ्री है। लेकिन आप बोलते नहीं यार, ये एक बारिकू कोऑपरेटिव बैंक निकला है, एसबीआई तो सिर्फ 5.5% दे रहा है, ये बारिकू कोऑपरेटिव 7.5% दे रहा है, वाह, इसी में सारा पैसा डालते हैं। दिस इज अ मिस्टेक। क्यों? क्योंकि आप वहां पैसा डाल तो देंगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई बेवकूफ नहीं है आपको 7.5% देने के लिए। देयर इज समथिंग इन देयर बिकॉज ऑफ विच वो आपको 7.5% दे रहे हैं, और वो समथिंग है रिस्क। There is a risk जो शायद आप नहीं देख सकते, जिसकी वजह से एक इंसान आपको हायर रिटर्न देने के लिए तैयार हो गया है। पैसे का सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि आप अगर किसी को भी ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं तो वो ज्यादा रिस्क के साथ ही यूजुअली आता है। तो कभी भी मार्केट को बीट करने की कोशिश मत करिए। मार्केट के साथ भी अगर आप चलेंगे, दैट इज इनफ एंड मोर रिटर्न फॉर दैट रिस्क। तो आप उस रिस्क पे ज्यादा रिस्क मत लीजिए जस्ट बिकॉज यू वांट हायर रिटर्न। अगर आपको हायर रिटर्न चाहिए तो आप एक अलग एसेट क्लास में जाके हायर रिटर्न लीजिए, जिसका रिस्क प्रोफाइल भी अलग होगा। दैट इज अ बेटर वे टू थिंक अबाउट इट। नंबर 13, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ रेगुलर या डिसिप्लिन नहीं है। इतने सारे लोग हैं जो एसआईपी शुरू कर देते हैं, फिर थोड़ा सा भी अगर लॉस होना शुरू हो जाता है या मार्केट गिरने लग जाती है, एसआईपी बंद कर देते हैं, या एक बार लमसम में कोई पैसा डाल दिया, उसके बाद भूल गए, जिंदगी में कभी डाला ही नहीं कि भैया हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट साल की या जिंदगी की। रॉन्ग अप्रोच। इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट बीइंग डिसिप्लिन, इट्स ऑल अबाउट बीइंग रेगुलर। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो कि हम लोग हैं, देन एसआईपीज इज अ ग्रेट वे फॉर यू टू मेक रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स। आप हर महीने एक दिन पूरी शिद्दत के साथ डिसाइड करके इन्वेस्ट करेंगे, एंड व्हेनेवर यू कीप डूइंग दैट, चाहे मार्केट अप हो, डाउन हो, जहां भी हो, आप खरीदते रहेंगे। And over a period of time, आपका cost average हो जाएगा, and you will continue growing basis that average cost, which is the smart way to do it. नंबर 14, जल्दी जल्दी पैसे बनाने के लिए स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करते हैं, लेकिन आपको ट्रेडिंग की कोई नॉलेज नहीं है। आप ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में घुस जाते हैं, आप लेवरेज बाइंग शुरू कर देते हैं, आप डे ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, एंड यू जस्ट गो इन, क्योंकि आपको कहीं कोई कहानी सुनाई दी है जहां लोगों ने लाखों करोड़ों बनाए हैं इन जस्ट ट्रेडिंग अ फ्यू आवर्स अ डे। दोस्त, अगर आपको नहीं पता है
देन प्लीज रिकॉग्नाइज कि फ्री में ना पैसा नहीं बनता है। नितिन कामत जो कि ज़ीरोधा के फाउंडर हैं, उन्होंने ये डेटा मेरे साथ शेयर किया, मेरे साथ नहीं एक्चुअली पूरी दुनिया के साथ शेयर किया था, आई एम रॉन्ग, कि 82% ऑफ ऑल ट्रेडर्स आर नॉट एबल टू इवन मेक अ प्रॉफिट, फॉरगेट बीटिंग द मार्केट। 82% ऑफ ट्रेडर्स, प्लीज नॉलेज के बिना ट्रेड मत करिए। नंबर 15, इसी के चलते चाहे अगर नॉलेज हो भी, किसी दूसरे के पैसे के साथ ट्रेड मत करिए। इतनी सारी ईमेल्स मुझे आती हैं ऑफ स्टूडेंट्स जो अपने माँ बाप से पैसे लेते हैं स्कूल या कॉलेज की फीस के लिए, और उसको दुगना तिगना करने के लिए ट्रेड में लगा देते हैं, वो पूरे पैसे गवा देते हैं, एंड देन दे आस्क फॉर हेल्प। किसी दूसरे का पैसा था दोस्त, चाहे वो आपकी चीज के लिए यूज हो रहा था, लेकिन आपका उस पैसे पे कोई हक नहीं था। वो किसी दूसरे का पैसा, किसी दूसरे की मेहनत से कमाया हुआ पैसा था। प्लीज कर्ज लेके ट्रेड मत करिए, अपने माँ बाप से पैसे लेके ट्रेड मत करिए, लोगों के पैसे चुरा कर ट्रेड मत करिए, अपने दोस्तों से पैसे लेके ट्रेड मत करिए, अनलेस एंड अनटिल दिस इज योर प्रोफेशन, एंड वो आपको डिक्लेयर करना है। जब भी आप किसी से पैसे लेंगे, दे शुड नो कि आप वो पैसा उनके इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, एंड यू आर क्वालिफाइड टू डू दैट, एंड दे हैव गिवन यू द परमिशन, क्योंकि उन्हें पता है कि आप कर रहे हैं। अगर आप छिपा के किसी का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आप उनको खुश कर पाए या अपने लिए पैसा बना पाए, दैट इज द रॉन्ग वे ऑफ मेकिंग मनी। नंबर 16, फीस की कोई नॉलेज ना रखना, कॉस्ट की कोई नॉलेज ना रखना। हर एक बार जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो घर खरीदना हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट भी करना हो, सोना खरीदना हो, स्टॉक्स खरीदने हो, म्यूचुअल फंड खरीदने हो, देयर इज अ कॉस्ट अटैच्ड टू इट, देयर इज अ कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, एंड ये बहुत जरूरी होता है कि आप उस कॉस्ट को मद्देनजर रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट करें। हियर्स अ गुड एग्जांपल, स्मॉल केस एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक आप खरीद सकते हैं, एंड यू कैन मेक रियली गुड इन्वेस्टमेंट्स। मेरा ऑलमोस्ट सारा पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में स्मॉल केस के थ्रू ही इन्वेस्टेड है, बट इट इज एक्सपेंसिव। मैं एक एनुअल सब्सक्रिप्शन लेता हूं ऑफ कैपिटल माइंड एंड वीकेंड इन्वेस्टिंग, जो कि आई थिंक 12,000 रुपए की है, 14,000 रुपए साल की है, विच मीन्स अगर मैं सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं और 12-15,000 रुपए मैं किसी को सिर्फ उस इन्वेस्टमेंट के लिए दे रहा हूं, तो मेरी फीस 12-15% है, विच इज इंसेनली हाई, क्योंकि म्यूचुअल फंड की फीस 1 या 2% होती है। तो अगर मुझे इसी 12,000 को 1 या 2% करना होगा, then I have to invest at least 6 lakhs and more in a year, and this is something you need to know of. तो बहुत लोग होंगे बोलेंगे, अरे अंकुर वाले को स्मॉल केस बोला, चलो स्मॉल केस ना, नॉट द स्मार्ट थिंग टू डू। एक नया इन्वेस्टर ये बेवकूफी करेगा, लेकिन आपको नहीं करनी चाहिए। यू शुड अवॉइड दिस मिस्टेक। आपको हर एक ट्रांजैक्शन का कॉस्ट पता होना चाहिए कि अगर आप ज़ीरोधा पे कुछ खरीदते हैं तो आपको क्या कॉस्ट बेयर करना है, अगर आप एक घर खरीदते हैं तो आपको क्या कॉस्ट बेयर करना है, अगर आप एक म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो क्या कॉस्ट बेयर करना है। ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज थिंग्स टू नो ऑफ। नंबर 17, ये मैंने गलती करी थी जब मैं छोटा था, मतलब 20-30 साल का था, तो छोटा भी नहीं था। आप सिर्फ उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करेंगे जो आप समझते हैं। तो अक्सर लोग ये बोलेंगे कि उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करिए जो आप समझते हैं, एंड दैट इन माय ओपिनियन इज द रॉन्ग एडवाइस। क्यों? क्योंकि अक्सर जो आप समझते हैं ना, वो एक कुआं होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप समझते हैं, लेकिन सिर्फ आप उस दुनिया में हैं तो आपको लगता है कि आप समझते हैं। आप एक कुएं के मेंढक हैं, एंड वही दुनिया आपकी पूरी दुनिया बन चुकी है, तो आपको लगता है उस दुनिया के बाहर कुछ नहीं है। मैंने ये गलती करी थी, आई वाज इन माय 30s, जहां मैं सिर्फ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता था, क्योंकि मेरी पूरी दुनिया स्टार्टअप्स थी, और मुझे लगता था कि वो बेवकूफ लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो बेवकूफ लोग हैं जो सोना खरीदते हैं, वो बेवकूफ लोग हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। मैं स्टार्टअप में पैसे कमाऊंगा। नहीं कमाए। सारे इन्वेस्टमेंट्स में से सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट काम करी, एंड थैंकफुली वो इतनी अच्छी काम करी कि मेरा पैसा वापस आ गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि बाकी की इन्वेस्टमेंट्स इतनी शानदार थी, बहुत सारे तो बंद भी हो गए, वो पैसा गंवाना पड़ा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब कभी भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये जानिए कि आप जो जानते हैं दैट इज अ वेरी 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 स्मॉल परसेंटेज ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो आप अपनी दुनिया को खोलिए, समझने की कोशिश करिए। मेरे वीडियोस के थ्रू यही मकसद रहता है कि मैं आपको हर एक एसेट क्लास से वाकिफ करा पाऊं, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए कि यहां मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, यहां मैं इतने पैसे डाल सकता हूं, यहां मैं नहीं डालना चाहता, एंड दैट इज हाउ यू वुड बिल्ड योर इन्वेस्टमेंट। तो प्लीज सिर्फ उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट मत करिए जो आपको लगता है आप जानते हैं। नेक्स्ट, लोन लेके कभी भी इन्वेस्टमेंट करिएगा, चाहे वो लोन आपको बैंक से, इंसान से मिल रहा हो या प्लेटफॉर्म से भी मिल रहा हो। तो लेवरेज पे प्लीज कभी इन्वेस्ट मत करिएगा, एंड इट इज सुप्रीमली रिस्की। ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में हम अक्सर यही करते हैं, जहां हमारा एक लेवरेज बना होता है, हमें सिर्फ 5% डालना है, बाकी का फंड हो रहा है, हमें डे के एंड पे स्क्वायर ऑफ करना होगा, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वो स्क्वायर ऑफ हमारा लॉस में चला जाता है तो हमें
ना सिर्फ लॉस बेयर करना है बट वो 95% भी रिटर्न करने हैं, एंड दैट जस्ट बिकम्स अ बिग लूप। क्योंकि जो वो सारी कहानियां है ना कि स्टॉक मार्केट ने इस पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, ऑल ऑफ दोज आर बिकॉज ऑफ लेवरेज। इसलिए नहीं क्योंकि स्टॉक मार्केट एक गलत जगह है, इसलिए क्योंकि उन्हें पैसे कमाने की ऐसी लत लग गई थी कि उन्होंने कर्ज लेके इन्वेस्ट करना शुरू किया, एंड जब वो इन्वेस्टमेंट काम नहीं किया तो वो कर्ज के तले तो डूब ही गए और उस लॉस को भी उन्होंने बेयर करना पड़ा, एंड दैट इज जस्ट अ कैलामिटी। नए इन्वेस्टर्स प्लीज ये गलती मत करिएगा। नंबर 19, आईपीओ या एनएफओ खरीदना। आईपीओ क्या होता है? इट्स कॉल्ड एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब एक कंपनी पहली बार अपने शेयर स्टॉक मार्केट पे बेचती है। एनएफओ क्या होता है? इट्स कॉल्ड अ न्यू फंड ऑफर, जब एक म्यूचुअल फंड पहली बार मार्केट में लॉन्च होता है। व्हाई आर यू सेइंग कि आईपीओ और एनएफओ नहीं खरीदने चाहिए? पूरी दुनिया तो यही करती है। व्हाई? बिकॉज आपको यह समझना होगा कि आईपीओ और एनएफओ सिर्फ एक ही चीज पे फोकस्ड होता है, टू गेट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स, जो कि कंपनी को चाहिए, म्यूचुअल फंड को चाहिए। तो उनका पूरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि कितने सारे पैसे हम चूज सकते हैं फ्रॉम द मार्केट, which means they will always try to sell at a high, not a low. High, क्योंकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए, right? And that is why most IPOs will not perform as well after the IPO is launched. So a good time to actually buy a stock, अगर आप उस स्टॉक पे भरोसा करते हैं, is once the IPO is launched. अगर आपको लगता है कि बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है तो तब आप डाल सकते हैं, लेकिन फिर एलोकेशन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने सारे लोगों ने डाल दिया होगा कि आपको शायद 10% एलोकेशन मिले या 0 मिले या whatever. Actually 10% मिलता ही नहीं, या तो मिलता है या नहीं मिलता है। But my suggestion, and at least something that I do, मैं एक कंपनी के परफॉर्मेंस पे, फंडामेंटल्स पे, फाइनेंशियल्स पे देखकर फिर बाद में ही खरीदता हूं, बिकॉज आई नो लंबी रेस है। शुरू में जो हो रहा है दैट डजंट मैटर, एंड में क्या होगा दैट मैटर्स मोर। सो आई विल बी पेशेंट एंड बाय इट आफ्टर द आईपीओ या द एनएफओ। नंबर 20, सिर्फ ग्रोथ पे नजर रखना लेकिन रिस्क पे नहीं। दिस इज कॉल्ड अल्फा एंड बीटा। इस पे मैंने एक बहुत लंबा, बहुत अच्छा वीडियो बनाया था काफी पहले। अल्फा मींस कि आपको कितनी ग्रोथ मिलेगी, बीटा मींस कि उस ग्रोथ के लिए आपको कितना रिस्क झेलना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपको पैसा डबल करने का एक मौका मिलेगा, लेकिन रिस्क ये है कि शायद पैसा 0 भी हो जाए, विल यू प्ले दैट गेम और नॉट? नो। लेकिन अगर आप सिर्फ यही सोचेंगे अरे पैसा डबल हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना रिस्क है, डाल दो, देन दैट विल बी अ रॉन्ग मिस्टेक। बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स सिर्फ और सिर्फ अल्फा पे फोकस करते हैं कि ग्रोथ कितनी मिल रही है। दे डू नॉट अंडरस्टैंड द रिस्क। रिस्क समझना बहुत जरूरी है। पूरी इन्वेस्टमेंट का थीसिस है आप रिस्क कितनी अच्छे से समझ सकते हैं। पूरी जिंदगी का थीसिस है कि आप जिंदगी का रिस्क कितनी अच्छे से समझ सकते हैं। तो एज लॉन्ग एज यू कैन डू दैट, दैट इज अ बेटर वे ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट। नंबर 21, फोमो के चलते इन्वेस्ट करना। दिस इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स डू। अरे बिटकॉइन बढ़ रहा है, डाल दो। अरे बिटकॉइन नहीं बढ़ रहा है, बेच दो। अरे रियल एस्टेट बढ़ रहा है, खरीद लो। अरे रियल एस्टेट नहीं खरीद रहा है, नहीं बिक रहा, नहीं चल रहा, बेच दो। फोमो में दोस्त इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं। इन्वेस्टिंग बिकॉज ऑफ फोमो इज द वर्स्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग। आप सिर्फ तभी इन्वेस्ट करिए जब आप जानते हैं कि आप उस रिस्क को समझते हैं, उस एसेट क्लास को समझते हैं, अपने पैसे के रिश्ते को समझते हैं, एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स आउट ऑफ इट, उसको समझते हैं, एंड दैट इज द वे टू डू दैट। नंबर 22, इन्वेस्टिंग में शॉर्ट टर्म होना इज अ बिग 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 न्यू इन्वेस्टर मिस्टेक। को लगता है रातों रात पैसे आएंगे, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। यू हैव टू बी लॉन्ग टर्म व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, क्योंकि तभी आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह काम करेंगे और वो डिसीजन लेंगे जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। एंड नंबर 23, फाइनल, सबसे बड़ी गलती जो हर एक नया इन्वेस्टर करने की कोशिश करता है, नॉट इन्वेस्ट एट ऑल। उन्हें लगता है कि हमें तो समझ नहीं आ रहा है, ना हम समझना चाहते हैं, बहुत कंफ्यूजन है, इतनी सारी चीजें हैं, तो यू नो व्हाट, बैंक में पैसे रख दो, सड़ाने दो, जलाने दो। डू यू इवन कंसिडर कि इन्फ्लेशन अभी 6-7% हो चुका है, आपका सेविंग्स डिपॉजिट आपको 2-3% मैक्सिमम देता है, एफडी आपको 5-6% मैक्सिमम देता है। मतलब इसका हर साल आपका पैसा 5% वैल्यू लूज कर रहा है। विच मीन्स अगर आपने अपने बैंक में 1 लाख रुपए रखे हुए हैं तो अगले साल उस 1 लाख रुपए की कीमत औकात सिर्फ 95,000 है, और उसके अगले साल 91,000, उसके अगले साल 87,000 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि वो सही डिसीजन है। नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आता है। नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपके बस की बात नहीं। गलत।
यू हैव टू मेक दैट। एंड इस पूरे चैनल का एंड बहुत सारे ऐसे चैनल्स का मकसद सिर्फ यही है कि आपके लिए पर्सनल फाइनेंस को सिंप्लीफाई कर पाए, ताकि आप अपने पैसे को अपनी मुट्ठी में करके अपनी जिंदगी जी पाए इन अ वे दैट यू वुड वांट, विदाउट फियरिंग कि आपको पैसे के लिए जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट आई वांट फॉर एवरी वन ऑफ यू। डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। एंड ये 23 मिस्टेक्स जो हर एक नया इन्वेस्टर करता है was my way of making you aware कि अगर आप ये गलतियां ना दोहराएं और स्मार्टली अपने पैसे के साथ पेश आए, you can actually change your life forever. अंकुर वारिकू signing off. मेरी नई किताब Get Epic Shit Done अब मार्केट में अवेलेबल है। इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं। बहुत सिंपल किताब है, एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है।